आज चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं, मतलब जिनसे कि हमको फूड मिल रहा है, किस किस चीज से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है और एनिमल से मिल रहा है हमको फूड, है ना। तो उनमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे अच्छी से अच्छी हमको यील्ड मिले प्लांट से, और कैसे एनिमल से हमको ज्यादा मिल्क मिले, या उनका जो फ्लैश ईटिंग जो लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, उनको कैसा एग्स अच्छे मिले या फ्लैश अच्छा मिले, उसके लिए हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, यही यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमको सबको पता है कि फूड से हमें सारे जितने भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो होती है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो भी चीजें होती है सब हमको किससे मिलते हैं, फूड से ही मिलते हैं। All of which we require for body development, growth and health. Both plants and animals are major sources of food for us. We obtain most of this food for agriculture and animal husbandry. ज्यादातर फूड जो है हमें या तो एग्रीकल्चर से मिलता है या एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। We read in newspapers that efforts are always being made to improve production of from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? Why we can't make do with the current level of production? India is a very populous country. इंडिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की। Our population is more than 1 billion people and it is still growing. As food for this growing population, we will soon need more than a population. We will soon need more than a quarter of a billion tons of grains every year. इतना ग्रेन हमको हर साल चाहिए, क्योंकि हमारी तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। अब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो उनको फूड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो हमको उतना ही पैदावार भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड, बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। अब इसके लिए हमें लैंड भी ज्यादा चाहिए, लेकिन अब इंडिया में ऑलरेडी इतने लोग रहते हैं कि लैंड खाली है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो हमारे पास यह कोई स्कोप नहीं है कि हम अपने कल्टीवेशन के, अपने एग्रीकल्चरल यील्ड के लिए और ज्यादा लैंड प्रोवाइड करा सकें। तो therefore it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock। इसलिए हमें जरूरी है कि हमारी जो एग्रीकल्चर से जो हमें फूड मिल रहा है या हमारे लाइव स्टॉक एनिमल से जो फूड मिल रहा है उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें खाने को मिल सके। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन वी हैव led to some successes so far. We have had the green revolution which contributed to increased food grain production. We have also had the white revolution which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. green revolution होता है प्लांट्स में जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसमें उसकी ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा हम एफर्ट्स कर रहे हैं। और व्हाइट रिवॉल्यूशन है जो हम मिल्क के लिए कर रहे हैं। दोनों प्लांट और एनिमल दोनों के लिए हो गई ये चीजें, है ना। As a result, there are more chances of causing, however, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. अब हम उनको ज्यादा से ज्यादा यूज में करना चाहेंगे तो हम जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज में लेंगे, पानी को यूज में लेंगे, एयर को यूज में लेंगे, हर चीज को यूज में लेंगे हम उसमें, तो वो डिस्ट्रॉय होने का डर रहेगा उससे, है ना। तो उसके लिए therefore it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balance maintaining it। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने फूड के लिए, जो फूड को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए फूड प्रोडक्शन, हम अपने एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड नहीं करें, खराब नहीं करें, और अपने इसको मेंटेन करके रखें, बैलेंस करके रखें अपने एनवायरनमेंट को। हैज देयर इज ए नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। Also, simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. People should have money to purchase food. Food security depends on both availability of food and access to it.
द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवहुड। ये तो पता ही है आपको कि अपनी जो मेजोरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अपने देश को कहा जाता है ना कि अपना देश जो है कृषि प्रधान देश है, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। देन साइंटिफिक द मेजोरिटी is therefore necessary to combat the problem of hunger. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yield from farms. For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping and integrated farming practices. ये अलग अलग तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, इंटरक्रॉपिंग है और मिक्स्ड फार्मिंग है, जिनसे कि हम ज्यादा से ज्यादा यील्ड ले सकते हैं। उन्हीं के बारे में हम सारा पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए For example, combined agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping. The questions thus become how do we increase the yield of crop and livestock. अब क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह से इनको जो हमारे लाइव स्टॉक है और एग्रीकल्चर उनको किस तरह से इंप्रूव करें कि हमको ज्यादा से ज्यादा उनसे फूड मिल सके। तो इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप यील्ड, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रॉप यील्ड, जो हम क्रॉप उगा रहे हैं उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सके। Cereals such as wheat, rice, maize, millets and sorghum provide as carbohydrate for energy requirement. Pulses like gram, black gram, green gram, मूंग, pigeon, pea, lentil, मसूर जिसको बोलते हैं, provide us with proteins. मतलब दालें जितनी भी हम खा रहे हैं पल्सेस उससे सबसे हमको प्रोटीन मिलता है, और जितने भी हम जैसे मक्का, मिलेट और सोयाबीन और ये खाते हैं इनसे हमको क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम, कैस्टर, मस्टर्ड, लाइमसीड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विद नेसेसरी फैट्स। जितने भी हमको ऑयल वगैरह है उस सबसे क्या मिलता है, फैट मिलते हैं हमें। ठीक है। तो वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड ए रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स लाइक बरसीम, ओट एंड सुडान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर द लाइवस्टॉक। अब इनके बाद जो हमारे फोडर बच जाते हैं, मतलब जैसे हमने सरसों काट ली, हमारी क्रॉप काट ली, उसके बाद उसमें से बीज निकाल लिए, तो वो फोडर बाद में जो सूखा सूखा बचते हैं ना, उनके जो सारे जो पत्ते और जो पूरी सब चीजें बचती हैं उसकी, तो वो तो निकाल लेते हैं फ्रूट्स, तो उनके अंदर से जो सरसों वगैरह है तो उनको सुखाकर किस तरह से हम अपने एनिमल्स को भी दे सकते हैं, दोनों काम आ सकते हैं ये। ठीक है ना। द different crops require different climatic conditions, temperature and photo periods for their growth and completion of their life cycle. मतलब हर एक क्रॉप को हर अलग अलग तरह का टेम्परेचर, अलग अलग तरह की क्लाइमेट चाहिए होता है। एंड फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। और फोटो पीरियड भी अलग अलग, किसी को धूप ज्यादा चाहिए होती है, किसी को धूप कम चाहिए होती है प्लांट को। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। जितने भी प्लांट्स हैं इनको ये सनलाइट के ऊपर डिपेंड तो करती हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं उनमें सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, इसलिए सनलाइट की जरूरत होती है। पर किसी को सनलाइट की ज्यादा जरूरत होती है, किसी को सनलाइट की कम जरूरत होती है। एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सब जानते हैं। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। हाँ, अब देखिए हम क्रॉप्स का पढ़ रहे हैं, कितने तरह की क्रॉप्स होती है। वैसे आप 8th क्लास से पढ़ के आए, रबी और खरीफ क्रॉप होती है, जायद होती है, 3 तरह की होती है। तो यहाँ देखिए जो रेनी सीजन में जो क्रॉप उगती है उसको खरीफ सीजन, फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन कॉल्ड द रबी सीजन, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। पैडी, सोयाबीन, पिजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप, whereas wheat, gram, peas, mustard, linseed are rabi crops. रबी और खरीफ दो मेन यही होती है। In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010 with only 25% increase in the cultivated land area. मतलब ये देखो आप, इंडिया में क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस है इंडिया, इसमें 1952 के बाद 2010 तक, मतलब करीब करीब हो गए अपने 48 एंड 10 58 ईयर्स में 25% इंक्रीज किया है हमने। सॉरी,
मतलब फूड और उसमें हमारा जो प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स बढ़ चुका है, 4 टाइम्स, जबकि जो हमने लैंड बढ़ाई है क्रॉप्स के लिए वो सिर्फ 25% बढ़ी है, जबकि और वो जो हमारा जो यील्ड है वो हमारी 4 टाइम्स बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो वो हमने एफर्ट्स किए तभी तो बढ़ी है ना। हाउ हैज दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड? If we think of the practices involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages. The first is the choice of seed for planting. The second is the nurturing of the crop plants. The third is the protection of the growing and harvested crop from loss. Thus, the major groups of activities for improving crop yields can be classified as. अब जो हमने इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव किया, तो उसके लिए हमने ये 3 काम किए। क्या किया? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप की जो सीड्स होते हैं उनकी वैरायटी कैसी होनी चाहिए उसमें इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। अब क्रॉप जो हमारे लग चुकी है उसका प्रोडक्शन कैसे, मतलब ज्यादा, भाई जहां हमको 40 किलो मिल रही है उसकी जगह हमको 80 किलो मिले, वो प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब जो क्रॉप काट के हमने गोडाउन में भर ली है ना, गोडाउन से भरने के बाद उस क्रॉप का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए कि जिससे कि उस पे बारिश की वजह से उनको नुकसान नहीं हो, या जैसे रोडेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उसको खा नहीं जाए, तो उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए क्रॉप का। ये 3 मेन वो हमने काम किए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, कि क्रॉप जो हमारे पास, जैसे हमने कोई दाल लगाई, कोई सब्जी लगाई, कोई फ्रूट लगाया, तो उसको अच्छी वेराइटी मिलनी चाहिए। उस इंप्रूवमेंट को हमने कैसे किया, देखिए। This approach depends on finding a crop variety that can give a good yield. Varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance. मतलब कुछ हमने क्रॉप में जो अपनी वेराइटीज देखी उनमें क्या देखा, पहला डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब वो डिजीज के प्रति उनकी रेजिस्टेंस पावर कितनी है, जल्दी से कोई बीमारी तो नहीं लग रही है उसके अंदर। दूसरा है रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, जो हम फर्टिलाइजर या मैन्योर डाल रहे हैं उसके प्रति उनका रिस्पॉन्स कैसा है। तीसरा है प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और जो मिल रही है हमें यील्ड, यील्ड का मतलब जो फसल मिल रही है वो उसकी हाई यील्ड है, वो ज्यादा है वो। तो वन वे ऑफ incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridization. क्रॉप की वैरायटी अच्छी मिल सके इसके लिए एक काम हमने किया है, वो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मैं बताती हूँ आपको। हाइब्रिड का नाम तो आपने सुना होगा सबने। हाइब्रिड का मतलब होता है जैसे एक रोज का फ्लावर है, एक रोज का फ्लावर है, उसमें एक तो कलर है पिंक कलर का और एक है हमारे पास दूसरा कोई रेड कलर का डार्क। उनको क्या करेंगे हम, हाइब्रिड करने के लिए उसकी स्टेम को काटेंगे और उसकी स्टेम को काटेंगे, दोनों के स्टेम को हम जोड़ देंगे और बांध देंगे उसको, और उसमें से जो हमें नया जो मिलेगा प्लांट वो एक अलग ही अच्छा कलर का मिलेगा हमको। तो उसकी वैरायटी भी अच्छी होगी, वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा और बढ़िया होगा वो। तो एक तो हो गया हाइब्रिडेशन। ऐसे ही एनिमल्स में हाइब्रिडेशन होता है। एनिमल्स में जैसे आपने सुना होगा पोनी का नाम, पोनी हॉर्स और डोंकी के बीच की वो है ये वैरायटी, एक जो म्यूल बोलते हैं जिसको, जो कि वहां जाता है पहाड़ों में चलते हैं, जो वो घोड़े भी नहीं होते, गधे भी नहीं होते हैं, वो होते हैं म्यूल होते हैं, वो पोनी जिसको बोलते हैं, खच्चर जिसको बोलते हैं हम। तो वो भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। और वो हाइब्रिड वैरायटी कैसे कि हॉर्स और डोंकी दोनों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब कराया गया तो उनसे जो नई वैरायटी मिली वो हमको म्यूल मिली। तो वो क्या है कि वो बड़े बड़े रास्तों पर जा सकते हैं, बड़े बड़े बोझ उठा सकते हैं वो, तो उसमें उसका भी करेक्टर आया, उसका भी करेक्टर आया, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो उससे हमें एक अच्छी वैरायटी प्राप्त हुई। इस तरह से हम कर सकते हैं। और देखिए, हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग द बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वेराइटल different varieties, interspecific between two different species of the same genus और intergeneric between different genera। तीनों तरह से कर सकते हैं प्लांट्स में हम, कि दोनों या तो दो सिर्फ कलर है तो रोज के पर कलर है, और कुछ ऐसा है कि जो दोनों ही स्पीसीज ही अलग है, एक ऐसा है दोनों की फैमिली ही अलग है बिल्कुल, उनमें भी क्रॉस करवा दिया। तो इस तरह से हम 3 तरह से कर सकते हैं इसको। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और ये जो हमें नई जो क्रॉप मिलेगी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी।
For new varieties of crop to be accepted, it is necessary that the varieties produces high yield under different conditions that are found in different areas. अब जो हमें नई जो वैरायटी मिली है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो अच्छी है, इंक्रीजिंग यील्ड, उसने उसकी ग्रोथ भी अच्छी है और यील्ड भी अच्छी है, हमको ज्यादा मिल रहा है उससे, इसलिए हमको वो वाली ये हाइब्रिडेशन प्रोसेस हमको करना पड़ेगा जिससे कि नई से नई, यही तो क्रॉप का मैनेजमेंट है, किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं उसको कि हमको हाई यील्ड मिले। समझ में आया? Variety produces high yield under different conditions that are found in different areas. Farmers would need to be provided with good quality seeds of a particular variety. That is, the seeds should all be of the same variety and germinate under the same condition. Cultivation practices and crop yield are related to weather, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगी। डेफिनेटली कल्टीवेशन जो होगा, जो फार्मर होता है उनका जब कल्टीवेशन करता है तो उसमें एक तो पानी भी प्रॉपर चाहिए, हमें उसको मैन्योर भी प्रॉपर चाहिए और उसमें जो सनलाइट वगैरह है वो भी प्रॉपर चाहिए, ठीक है ना, तभी अच्छा निकलेगा उसके अंदर जो यील्ड निकलेगा। सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रिडिक्टेबल, अब जैसे मान लो अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, एकदम बारिश ही नहीं हुई, तो वो तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, फार्मर के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा वो तो। और मान लो फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई तो क्रॉप सारी खराब हो गई, तो ये तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, वो नुकसान तो हमको सहना ही पड़ेगा। एंड similarly, varieties tolerant to high soil salinity have been developed. Some of the factors for which variety improvement is done are, variety improvement के लिए देखिए क्या वो है जो कर सकते हैं higher yield के लिए, to increase the productivity of the crop per acre, improved quality consideration of crop products vary from crop to crop. Baking quality is important in wheat, protein quality in pulses, oil quality in oil seeds and preserving quality in fruit and vegetables. देखिए हमको जो यील्ड है कैसी होनी चाहिए कि जो हम व्हीट ले रहे हैं उसकी बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो, कि मतलब उसको जब पकाए, रोटी बनाए या कुछ और चीज बनाए तो बढ़िया हमको लगे उसकी, है ना। जैसे अब दालें हैं तो उसमें जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, उससे हमको प्रोटीन मिल रहा है। और तीसरी चीज क्या है, ऑयल सीड्स जो है उनकी प्रिजर्वेटिव, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा समय तक रह सके, खराब नहीं हो, क्योंकि ऑयल तो अपने पूरे साल का ले लेते हैं लोग, तो उसकी प्रिजर्वेटिव क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और फ्रूट और वेजिटेबल भी ऐसे ही होने चाहिए कि जो ज्यादा लाते ही एकदम खराब नहीं हो जाए वो, ठीक है ना। तो बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक डिजीज, इंसेक्ट एंड नेमेटोड्स, एंड एबायोटिक जैसे ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन। वेराइटीज रेजिस्टेंस टू दीज स्ट्रेसेस कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। अब वेराइटी अच्छी होगी तो इन जो ये हमारी कैलेमिटीज आ रही है ना, इनको भी सहन करने की पावर मिलेगी क्रॉप को, हमारी को। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, the shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. अब ड्यूरेशन जो है, जैसे हमने जिस टाइम सोइंग की है, मतलब बीज को बोया है, और जब हमें प्रोडक्शन मिला है उसका जब तक, तो वो जो ड्यूरेशन है, मान लो अक्टूबर में बोया, तो उसको पहले जल्दी से जल्दी वो मैच्योर हो जिससे हम उसको काट सके, तो वो ड्यूरेशन शॉर्ट होना चाहिए बिल्कुल। तो उसके बाद हमको वो क्या होगा, उसके बाद हमें वो अच्छी वैरायटी मिलेगी, तो हमको टाइम कम लगेगा उसमें पैसे भी खर्च कम होंगे, हमको पानी की कम जरूरत होगी, सब कुछ कम जरूरत होगा हमको, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला क्या दिखा है इसमें, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइड एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन stabilizing the crop production under different environmental conditions. One variety can then be grown under different climatic conditions in different areas. Desirable agronomic characteristics, tallness and profuse branching are desirable characters for fodder crops. नाम बता रखेंगे। And dwarfness is desired in cereal, so that less nutrients are consumed by these crops. Thus, developing varieties of desired agronomic characters help give higher productivity. तो ये सब हमको दे रखा है इसमें कि किस तरह से हम अच्छी क्रॉप ले सकते हैं, अच्छी यील्ड ले सकते हैं, सारे इसमें वो बता दिए हैं। वैरायटी इंप्रूवमेंट बता दिया है। आज हमने वैरायटी इंप्रूवमेंट ही पढ़ा है एक्चुअली। अब वैरायटी इंप्रूवमेंट में भी कैसे वैरायटीज के न्यूट्रिएंट्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसको आगे उसके न्यूट्रिएंट के बाद इसमें मैन्योर कैसे डाली जाए, फर्टिलाइजर कैसे डाले जाए, उसका इरिगेशन किस तरह से किया जाए, तो इस तरह से अलग अलग पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।
ठीक है, समझ में आया नहीं आया आपको? ठीक है, ओके।